सो जय हिंद एवरीवन, अनदर केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है एंड 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन है आपके सामने। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे एंड डेफिनेटली आप बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा एंड जो भी आपके डाउट आ रहे हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर है अनी, और रुकेगा अभी डिस्कस करते। कोई कॉल करा था भाई को, उनका था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। कब? जब। कब नहीं होता बताइए भाई। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। गामा किरणों का उत्सर्जन होता है जब गामा, अब देखो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि गामा किरणें आती हैं, फिर आपका गामा किरणें हो जाती हैं, फिर उसी में आपका एक्स किरणें और एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट जिसे आप पराबैंगनी बोलते हो, ठीक है, रेडियो, ये सारी की सारी आपके वहां पे आती है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब गामा किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऑक्सीकरण होता है, गलत है। अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, गलत है। बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आप सभी ने बिल्कुल सही टिक किया था, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया था कि गामा किरणों का जब उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? ये कोबाल्ट आया तो मैं आपको बता देता हूँ, लोहा Fe, कोबाल्ट CO और निकिल, ये तीन जो होते हैं लौ चुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? लौ चुंबकीय होते हैं। आपके ऑफिशियल पेपर में ये वाले तीनों के तीनों नहीं दे रखे हैं, इनमें से कुछ पूछा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रोमियम, आर्गन, कोबाल्ट, यहाँ पे गलत है। आपका एक क्वेश्चन और भी बन के आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेनलेस स्टील का नाम सुना है आपने? स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो बनी होती है वो 5 धातुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? Fe, मैग्नीज, लोहा और आपका निकिल हो जाता है। और कौन कौन सी? क्रोमियम भी है और एक धातु और कौन सी होती है? Fe, हाँ कोबाल्ट, आई थिंक कोबाल्ट होता है। चलो तो 5 धातुएं वहां पे आती है। कोबाल्ट वाला नॉट श्योर, अगर किसी को याद आ रहा हो तो डेफिनेटली बताइएगा। Fe, मैग्नीज, निकिल और क्रोमियम, ओके। एक और कार्बन, हाँ एग्जैक्ट कार्बन होती है। ये 5 धातुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील। मैं वैसे एक सेशन कराऊंगा जिसमें आपको ट्रिक्स याद करा दूंगा। ट्रिक्स मैंने भी एक टाइम पे याद किया था, सेम टू सेम ऐसे ही आप याद कर लोगे। जैसे जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं आता है, जर्मन सिल्वर में आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे जर्मन सिल्वर होता है, आपके एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आया था। जैसे पीतल में क्या क्या होता है, ठीक है, पीतल मतलब तांबा, जिसे आप कॉपर बोलते हो। जर्मन में आपका जिंक आता है, निकिल आता है और कॉपर आता है, ठीक है। जिंक निकिल, जिंक मतलब जस्ता, निकिल और आपका कॉपर। यहाँ पे सिल्वर का कोई काम ही नहीं होता, ठीक। और जिनको पता नहीं होता वो सिल्वर लगा देते हैं। आगे बढ़ता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? यहाँ पे, और मैं टॉपिक वाइज ही आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ। हाँ, ये जैसे मैंने फिजिक्स का स्टार्ट किया ऐसा भी इसका भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, वो भी देखते हुए अच्छे से चलने लगेगा। तो कौन सा तत्व इनमें से रेडियो एक्टिव है, ये हमसे पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे होंगे प्लेटिनम, सीजियम, स्टांसियम या फिर थोरियम। तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो आपका थोरियम है। कौन सा है? जैसे आपका यूरेनियम था वैसे यहाँ पे कौन सा है? थोरियम। दोनों कभी भी साथ में ऑप्शन में नहीं आएंगे। अगला तत्व निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? थोरियम भी है, यूरेनियम भी है, रेडियम और कैडमियम। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 33 नंबर पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैडमियम भारी जल का नाम सुना होगा, इसी का यूज किया जाता है। रेडियम, यूरेनियम और थोरियम, ये तीनों की तीनों यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो आपका कैडमियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेडियो एक्टिव, देखो 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास,
20 प्लस ही होंगे और आप स्कोर बताइएगा कि आपका कितना रहा। जो रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में रखते हैं, डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग होता है क्योंकि हुआ लेड तो आप सभी जानते होंगे पीबी, ठीक है, ठीक है। इसका अयस्क जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि लोहा होता है, लोहे का क्या होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, और भी होता है सिडराइट करके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है, ठीक है। सिल्वर जैसे होता है, सिल्वर चांदी जिसे आप बोलते हो, ठीक है, एजी जिसे हम बोलते हैं सिल्वर, उसका क्या हो जाता है अर्जेंटाइट होता है, नेटिव होता है। आपने एल्यूमिनियम सुना होगा, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, कार्नेलाइट होता है, कोरंडम करके एक होता है, ऐसे ही पारा का सीने बार होता है। तो जो आपका यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है लेड पीबी, इसका क्या होता है आपका पता है आपको, अयस्क मैं पूछ रहा हूँ जैसे पारा का सीने बार, तो लेड का क्या होता है पीबी का क्या होता है आप सभी को पता है, मैं बताता हूँ गैलेना होता है। क्या होता है गैलेना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, मैं इसे भी आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। तो 34 का राइट आंसर आई थिंक आप सभी ने यहाँ पे गेस कर लिया होगा, सही होगा। ये एक अच्छा अवशोषक होता है, अच्छा एक अवशोषक होता है, तो लेड का प्रयोग होता है क्योंकि एक अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, गुड ऑब्जर्वर। नेक्स्ट, नाभिकीय बल होते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आवेश से प्रभाव रहित, चक्रांण से प्रभाव रहित, आवेश सममित, आवेश से प्रभाव रहित, बताइए नाभिकीय बल जो होते हैं क्या होगा इसका आंसर राइट। आई थिंक आप सभी ने क्लिक भी कर लिया होगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा आवेश से प्रभाव रहित, आवेश से प्रभाव रहित, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर आगे बढ़ने से पहले दो चीजें बताता हूँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका अगर पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, मॉक लगाने इसी की अगर मॉक टेस्ट करने हैं तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो, वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 फिल कर सकते हो। अभी तो इसका प्राइस मतलब ऐसा कर दिया उन्होंने कि कोई वो 1 साल के लिए लेना चाहे तो 300 रुपए इस कोड का यूज करके, मतलब 500 प्राइस है कुछ, लेकिन इसका यूज कर लेगा तो 300 रुपए में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं वहां पे BASF 50 अगर आप यूज करते हो तो 175 रुपीज में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। कोई भी मॉक बाई करना चाहते हो तो 175 में BASF 50 आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, और कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ऑनलाइन मॉक लगाने के लिए BASF 50 इन परीक्षा एप्लीकेशन। चलो तो क्वेश्चन आई थिंक आप सभी ने अगला पढ़ ही लिया होगा, क्या यहाँ पे लिख रखा है देखिए, ओके। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है 36 नंबर क्वेश्चन पे, तो ड्यूटेरियम, पोलोनियम, यूरेनियम, ट्रिटियम, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिटियम बिल्कुल सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन किया जा सकता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से हमें नेचुरल नहीं प्राप्त होता है, हम इसे मतलब बना सकते हैं, मेड कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, ठीक है, कृत्रिम उत्पादन किया जा सकता है थोरियम का, रेडियम का, प्लूटोनियम का या फिर यूरेनियम का। 37 नंबर, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम का उत्पादन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज ही MCQ लेके चल रहा हूँ। अभी देखिएगा 2 से 3 दिन बाद इतना अच्छे वे से आपको समझ में आएंगी चीजें, बस आप जुड़े रहिएगा। और चैनल पे अगर कोई भी फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे अभी रेड बटन को उन्होंने सफेद कर दिया है तो उस पर ऐसे ऐसे करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। होता क्या है कि आप कुछ तो जानते ही नहीं कैसे करना होता है, चलो कोई बात नहीं, आप जानते हो। रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिव किरणों का, अवरक्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, ठीक है, और या फिर अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। 38 नंबर क्या होगा, तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है जो मटेरियल होता है वो अल्फा बीटा एंड गामा रेज का किरणों का उत्सर्जन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, जिंक, रेडियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम। 39 नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लूटोनियम, जिंक, रेडियम या फिर थोरियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, इनमें से कौन सा तत्व जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम या फिर जर्कोनियम। अभी से आप इतनी देर से पढ़ते चले आ रहे हो, मुझे तो लगता है आपने एलिमिनेट भी कर दिया होगा 40 नंबर पे।
रेडियम अभी आपने ऊपर देखा, प्लूटोनियम क्वेश्चन में आया था, यूरेनियम क्वेश्चन में आया था, बचा क्या? जर्कोनियम आपका रेडियोएक्टिव तत्व तो नहीं है। रेडियोएक्टिव तत्व आपका कौन सा नहीं है? जर्कोनियम आपका रेडियोएक्टिव तत्व तो नहीं है। आगे, कौन सा तत्व रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू चल रहे हैं। बहुतों को ये लग रहा होगा कि भैया मतलब डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आने चाहिए, आएंगे, टेंशन ना लो। कौन सा तत्व रेडियोधर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता है? यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या फिर पोलोनियम? क्या होगा? यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या फिर पोलोनियम। 41 नंबर, कुछ देर पहले भी मैंने बताया आपको कि एल्यूमिनियम नहीं होगा जो रेडियोएक्टिव का धर्मिता का प्रदर्शन नहीं करता। यूरेनियम बिल्कुल राइट है, थोरियम भी राइट है और डी नंबर पोलोनियम भी राइट है। अगला है, नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण है। नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के निम्न अनुपात और न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के निम्न अनुपात। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी के सामने है, दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा कि जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, इनका उच्च अनुपात, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का उच्च अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाभिक की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के उच्च अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद 43 नंबर की ओर, निम्न से कौन सा नाभिक असंतुलित है? कौन सा नाभिक यहाँ पे असंतुलित है? 43 नंबर, ये काफी इजी क्वेश्चन। 4 बेरिलियम 10, यही तो गलत है, 5 हीलियस होगा। बोरान, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सही है, सही है, 8 ऑक्सीजन होता है, 5 बोरान हो जाता है और 7 नाइट्रोजन सही है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम यहाँ पे 8 होना चाहिए था ना सर, बोलोगे तो ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो हम इस पे ये मॉक लगा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। एक रेडियो समस्थानिक निम्न में से किसका उत्सर्जन करता है? एक जो रेडियो समस्थानिक होता है वो किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा तथा बीटा किरणों का साथ साथ, बीटा तथा गामा किरणों का साथ साथ, और गामा तथा अल्फा किरणों का साथ साथ, और पहले अल्फा तथा बाद में गामा किरणों का, सॉरी, पहले अल्फा तथा बाद में बीटा किरणों का। सो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? आप सभी के सामने ऑप्शन आपने देख लिए, पढ़ भी लिए 44 नंबर पे। तो एक रेडियो समस्थानिक जो होता है, रेडियो समस्थानिक जो एक होता है ना, वो सर आप बोलोगे कि अल्फा तथा बीटा किरणों का साथ साथ ही उत्सर्जन करता है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल गलत दे रखे हैं। इट मींस ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी यहाँ पे क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पे बढ़ते हैं कि असंतुलित परमाणु नाभिक उच्च रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन करते हैं। असंतुलित परमाणु नाभिक जो होते हैं उच्च रेडियो एक्टिविटी का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि Pn का मान निम्न है, P/n का मान निम्न है, और उसके बाद हमसे दे रखा है P/n का मान उच्च है, और उसके बाद हमें दे रखा है P/n का मान नगण्य है, मतलब कि 0 है, ना के बराबर है। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आई थिंक आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा और क्वेश्चन को भी पढ़ भी लिया होगा। तो चलो यहाँ पे बताते हैं आपका आंसर 45 का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा कि P/n प्रोटॉन बाई न्यूट्रॉन का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है वो निम्नतम होती है। कितना होता है? निम्न होता है। सो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा कथन अल्फा कणों के लिए असत्य है? अल्फा कणों के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल सही, मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 46 नंबर। यहाँ पे क्या है? ये उच्च आयनिक क्षमता रखते हैं, ये उच्च भेदन क्षमता रखते हैं। कुछ देर पहले ही मैंने स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन बताया था, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। उच्च भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। तो आप बोलोगे भैया ये गलत हो गया कि उच्च आयनिक क्षमता रखते हैं, ये उच्च गतिज ऊर्जा भी रखते हैं, ये धनावेशित हीलियम नाभिक में भी होते हैं, लेकिन इनकी भेदन क्षमता ज्यादा नहीं होती। भेदन क्षमता तो गामा किरणों की ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर 46 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निम्न से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल है जो, उसे हम वनस्पति घी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम किस प्रक्रिया का, किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का, ऑक्सीकरण का, संघनन का या क्रिस्टलीकरण का? 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के सामने, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और आई थिंक आप सभी ने हाइड्रोजनीकरण ही लगाया होगा। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में आपके,
लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीकरण, अपचयन और ऑक्सीजन के साथ साथ रासायनिक प्रक्रिया और CO2 के साथ रासायनिक प्रक्रिया। ऑप्शन आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। अब आपका आंसर बताने का टाइम आ गया है। बताओगे आंसर कमेंट में, मैं इस क्वेश्चन को ढील दूं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 52 नंबर। ऑक्सीकरण ए, बी अपचयन, सी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया और सी CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन आप सभी देख लीजिए कौन कौन से राइट है। फर्स्ट तथा सेकंड, 2 और थर्ड और फोर्थ, और डी नंबर 1 और 5। मैं वीडियो पब्लिश करने के कुछ देर बाद या मैं बाद में इसका जो आंसर होगा कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। बेसिकली मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बता लोगे। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। लोहे में जो जंग लगना होता है उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं ये हमसे पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की, जल तथा रंग की, ऑक्सीजन तथा ग्रीस की और ऑक्सीजन तथा जलवाष्प की। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हो, ऑप्शन भी आप सभी के सामने 53। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प की, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग क्या है। भौतिक परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन, प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा राइट है। लोहे पर जंग क्या है, जो लोहे पर जंग लगता है वो क्या है। ठीक है, एक ऐसी जगह भी है, बाद में वैसे 2 ऐसी जगह हैं जहां पर लोहे पे जंग नहीं लगी, अभी भी ऐसे मतलब ओपन जगह पे है। एक तो मेहरौली का लौह स्तंभ है और दूसरा एक राजा भोज के द्वारा ऐसे करके बनाया गया था, भोज का कुछ है, आई थिंक गुजरात में है। ठीक है, तो लोहे पर जंग क्या है, तो भौतिक परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस यही था, आपको कैसा लगा, पार्ट 2 था। PDF जल्दी टेलीग्राम पे मिलेगा और चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारा अपडेट और काफी सारी चीजें वहां पे आपको मिलती रहती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से चैनल है, बाकी टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। उसका चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो पे लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मॉक लगाने हैं तो आप उस पे जाके परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो। ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है और BSF के लिए भी ऐसे 50 भी कोड का यूज कर सकते हो। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। तो अभी हम फिनिश करते हैं।